प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में तीसरा अध्याय ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव में आज इस वीडियो में पुलिस सेना का गठन, सिविल सर्विस का संगठन तथा न्याय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पुलिस ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पुलिस कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नियमित पुलिस दल का गठन हुआ। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में इसे सुगठित रूप दिया गया। सन 1791 में कलकत्ता के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुआ। जल्दी ही अन्य नगरों के लिए कोतवाल नियुक्त किए गए। जिलों को थानों में विभाजित किया गया। थाने की जिम्मेदारी दरोगा को सौंपी गई। परंपरागत ग्राम रक्षक को चौकीदार कहा गया। बाद में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट का पद बना। सेना की तरह ऊंचे पदों पर पुलिस दल में भी यूरोप वासियों को ही रखा जाता था। पुलिस में नीचे स्तर के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था, परंतु उनकी शक्तियां काफी अधिक थीं। इसके कारण पुलिस बदनाम हो गई। जनता का उत्पीड़न करने और भ्रष्टाचार के कारण पुलिस कभी लोकप्रिय नहीं हो सकी। आगे देखिए, सेना का गठन ब्रिटिश राज्य के विस्तार के साथ साथ फौज का भी विस्तार होता गया। कंपनी की फौज में भारतीय सिपाहियों की संख्या अत्यधिक थी। उस समय सिपाहियों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गई थी। सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाता था तथा उन्हें आधुनिक हथियार इस्तेमाल करने की शिक्षा भी दी जाती थी। कंपनी की फौज के अलावा भारत में अंग्रेजों के भी सैन्य दल थे। कंपनी के भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम सुविधाएं थीं। भारतीय सैनिकों को सेना में ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था। वे केवल सूबेदार के पद तक ही सीमित थे। कंपनी के भारतीय सैनिकों में स्वाभिमान की भावना नहीं थी। वे एक उपनिवेशवादी शक्ति के केवल भाड़े के सिपाहियों के अलावा कुछ नहीं थे। यह भिन्नता कभी कभी उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाती थी। आगे देखिए, सिविल सर्विस का संगठन। भारतीय सिविल सर्विस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में की। सन 1853 तक कंपनी के डायरेक्टर सिविल सर्विस के अधिकारियों को मनोनीत करते थे, परंतु सन 1853 के चार्टर एक्ट में इनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी। भारतीयों को सिविल सर्विस के सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। वास्तव में सन 1793 में यह नियम बना दिया गया था कि 500 पाउंड या उससे अधिक वेतन पाने वाले पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं।
तो यह महसूस किया गया कि सिविल सर्विस के सदस्यों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। भारतीयों को सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल सन 1858 के बाद ही मिली। सिविल सेवा को बहुत ही सम्मानित तथा सर्वाधिक वेतन वाला पद माना जाता था। ब्रिटिश भारत को लगभग पहले की सरकारों की तरह ही जिलों में बांटा गया। हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक मजिस्ट्रेट और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज था। सामान्यतः कलेक्टर जिले का प्रमुख होता था। इन सब पदों पर सिविल सर्विस के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाता था। आगे देखिए, न्याय व्यवस्था। अंग्रेजों ने कुछ समय तक भारत में प्रचलित कानूनों को ही चलाया। सन 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेज जजों ने कुछ समय तक अंग्रेजी कानून लागू किए। सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानूनों की एक संहिता आरंभ की, जिसे कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इसमें विभिन्न विषयों आर्थिक, सामाजिक, भू राजस्व, अपराध आदि पर लिखित कानून बनाए गए। परंपरागत रीति रिवाजों के आधार पर चले आ रहे कानूनों के स्थान पर अब इन लिखित कानूनों के अनुसार न्याय व्यवस्था आरंभ हुई। इसका उद्देश्य सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था स्थापित करना था, परंतु व्यवहार में अंग्रेजों के लिए अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा विशेष अदालतें बनाई गईं। अंग्रेजों पर केवल अंग्रेजी कानून ही लागू होते थे। सन 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बाद में विभिन्न स्तरों पर अदालतें बनाई गईं। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, परंतु न्यायिक प्रक्रिया में काफ़ी समय लगने लगा तथा यह महंगी भी हो गई। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी ब्रिटिश शासन पर भारत के प्रभाव के अंतर्गत पुलिस, सेना का गठन, सिविल सर्विस का संगठन तथा न्याय व्यवस्था को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।